जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार डिलेट का, जिसमें आपका 120 प्रश्न का एग्जाम होता है। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तैयारी नहीं किए हो और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सरकारी कॉलेज का सपना देखते हो, तो वास्तव में आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताए जाएंगे साथियों, जो कि सीधे वास्तव में आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। अगर आपका भी एग्जाम 8 जून से लेकर 22 जून के बीच में है, तो यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसमें सीधे डिलेट में आने वाले प्रश्न आपको बताने वाले हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट का साथियों, तो हिंदी का सबसे ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में बनता है और मैथ का सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। जो बच्चा ये दोनों पर अच्छा से पकड़ बना लिया, मान लो कि उनका सरकारी कॉलेज यहाँ पर पक्का हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को देखो और अपना सिलेक्शन पक्का करो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? आपके पेपर में सवाल बनेगा, ये सामाजिक अध्ययन का सवाल है, बिल्कुल सही करोगे। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था साथियों? बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए 1498। 1498 अगर पूरी डेट दे देगा तो आप याद रखोगे 20 मई। 20 मई 1498 ईस्वी को भारत वास्को डी गामा पहुंचा था, आप याद रखोगे। यहाँ सब पूछे जाने वाला सवाल आपको बताते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछा भी गया है एवं आपके पेपर में भी पूछेगा। सबसे पहले तो पूछेगा कि भारत में जो वास्को डी गामा आया था, वह किस तट पर आया था? वह किस तट पर आया था? तो आप याद रखोगे कालीकट। कालीकट तट पर आया था, आप याद रखोगे। वास्को डी गामा भारत किस तट पर आया था? कालीकट तट पर आया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। और किस राज्य में सबसे पहले आया था? तो केरल में। आप ये दो सवाल याद रखोगे, आपके पेपर के लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में छपेंगे। वास्को डी गामा भारत किस तट पर पहुंचा था? तो कालीकट तट पर पहुंचा था। किस राज्य में सबसे पहले? केरल में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अमेरिका का खोज कब हुआ था? 1492 ईस्वी में, आप याद रखोगे साथियों, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। और यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है सामाजिक अध्ययन से, जो वास्को डी गामा भारत आया था, किस लिए आया था? तो यह मसालों के व्यापार के लिए आया था, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, या यहाँ से यह भी पूछागा कि भारत में समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। आपके पेपर में बनने वाला सवाल है साथियों, आप पैटर्न यहाँ पर देख सकते हो। हिंदी का 25 प्रश्न, मैथ का 25 प्रश्न, सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन का 20 क्वेश्चन, साइंस का 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन। इस लेवल का आपका एग्जाम होता है। 2 नंबर सवाल है साथियों, हुबहू पैटर्न के हिसाब से सारे सवालों को आपको करवाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 80 पृष्ठा का उन्मूलन किया गया? भले ये प्रश्न आपको टफ लगे, लेकिन हम इतना आसान से आपको समझा देंगे, आप जीवन भर इसको याद रखोगे। डिलेड वाले कहते हैं कि मैं संविधान से प्रश्न बनाऊंगा, वो भी 2 से 3 प्रश्न हर साल के पेपर में संविधान से देखने को मिलता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के तहत? 80 पृष्ठा का मतलब होता है छुआछात। किस अनुच्छेद के तहत छुआछात के बारे में बताया गया है, ठीक है। आप याद रखोगे अनुच्छेद 17 में। छुआछात के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 17 में, आप याद रखोगे। 80 पृष्ठा का मतलब होता है छुआछात, याद रखिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 में इसको बताया गया है, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे? तो इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है, आप याद रखोगे। अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? भारत राज्यों का संघ है। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में है? ऐसा सवाल रहेगा, बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 1 में। आपका आने वाला अगला सवाल को चलते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल का सामाजिक अध्ययन का प्रश्न आपके पेपर में बनता है साथियों। सर्कल ऑफ फायर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, भले आपको बड़ा दिखा है, लेकिन एक बार पढ़िए, बिल्कुल सिंपल सवाल लगेगा आपको, ठीक है। सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र को कहा जाता है? मतलब प्रशांत महासागर के किस क्षेत्र को सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है, जहां सबसे ज्यादा अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं? मतलब आपको बताना है प्रशांत महासागर का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर अधिक भूकंप और ज्वालामुखी आता है, जिसे सर्कल ऑफ फायर भी कहा जाता है। आप याद रखोगे तटीय पट्टी को, तटीय पट्टी को सर्कल ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है ना। याद रखिएगा, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। चलो
अगला सवाल देखिएगा, बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है साथियों, एक टारगेट लेकर चलो। इसमें पहले तो हम सोशल स्टडीज यानी सामाजिक अध्ययन का 20 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो 20 में से टारगेट लेकर चलो 15 प्लस प्रश्न सही करने का। जो बच्चा 15 प्लस प्रश्न यहाँ पर सही कर देगा, यकीनन मानो उनका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, ठीक है। उसके बाद हिंदी के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए, फ्रांस की क्रांति 1789 में, पहले तो एक सवाल यहाँ से बन गया, आपके पेपर में बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था साथियों, 1789 में। और ये सारे पूछे गए सवाल है एवं आपके पेपर में भी आने वाला सवाल है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति 1789 के समय फ्रांस का राजा कौन था? बिल्कुल सही करोगे, लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां आप याद रखोगे। फ्रांस का शासक कौन था साथियों? आप याद रखोगे लुई 16वां, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। और यह कब बना था? तो 1789 ईस्वी में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू छपने वाला सवाल है साथियों। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए इससे ज्यादा प्रश्न की बात नहीं करेंगे। यहां से प्रश्न आपके पेपर में एक पूछा जाता है, बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था, आप याद रखोगे। सबसे पहले हमारा जो देश भारत है, उसका एक राष्ट्रीय आय अनुमान लगाया था कि सभी व्यक्ति का कितना आय होना चाहिए। अभी अगर आप आईएएस बनाने जाता हो तो आपको 1 लाख वहां पर इनकम शो करता है, ठीक है, 1 लाख इनकम शो करता है। लेकिन सबसे पहले वही इनकम सबसे पहले कितना रुपया लगाया गया था? 20 रुपया। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अनुमान लगाया कि भारत में जितने भी व्यक्ति हैं, प्रति व्यक्ति का आय 20 रुपया, माने एक व्यक्ति का आय कितना होगा? 20 रुपया होगा, ठीक है। सबसे शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी को। इसे ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और यह, ठीक है ना, यहां से आपका क्लियर हो गया। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जिससे भी आपके पेपर में सवाल बनता है साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म, मृत्यु और इनका जो 30 जनवरी है, 30 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर में सवाल पूछे जाएंगे। और महात्मा गांधी जी के द्वारा बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन किए गए हैं, तो वहां पर एक दो आपको करवा देते हैं जो आपके पेपर में आ सकता है। सबसे पहले भारत में जो महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया गया था, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। पूछेगा यह कब हुआ था? तो 1917 में, क्योंकि ये बिहार का आंदोलन है साथियों, और आप बिहार का एग्जाम दे रहे हो, बिहार डिलेड, तो इसमें ये सवाल छपने का ज्यादा चांस है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, आप याद रखोगे। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था नील की खेती पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। चलो, आपका अगला सवाल चलते हैं और भी देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से कवर करो, आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का, ठीक है। आशा करते हैं सारा प्रश्न आपको याद हो रहा होगा साथियों, आपके पेपर में सवाल बनने वाले हैं, ठीक है। चलो, अगर यहाँ पर हम बात करें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप याद रखोगे, ठीक है। अगर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल 6 नंबर सवाल, संसाधन से भी आपके पेपर में सवाल बनते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो संसाधन है वो नवीकरणीय है, आपको बताना है। नवीकरणीय यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दोगे साथियों, नवीकरणीय मतलब जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो कोयला को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते, पेट्रोलियम को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चले, और प्राकृतिक जो भी गैस है उसको पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। सौर ऊर्जा को हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात यह नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। चलो, आपका 7 नंबर सवाल है साथियों। देखिए, चंपारण सत्याग्रह से सवाल आपके पेपर में फिक्स है, एक सवाल बनेगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। मैंने अभी आपको बताया चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। महात्मा गांधी जी द्वारा किसके विरोध में शुरू किया गया था? आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वह किसके विरुद्ध किया था? तो तिनकठिया नील खेती प्रणाली के
विरोध किया था, आपको ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा। इसमें अंग्रेज क्या किया था, एक नियम बना दिया था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा खेत है तो उसमें से 3 कट्ठा खेत आपको नील की खेती करना जरूरी है, नहीं तो आपको खेती नहीं करने दिया जाएगा। तो उसी को देखते हुए महात्मा गांधी जी को बुलाया था बिहार में, और वहीं फिर चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ। तो आप याद रखोगे, 3 कट्ठिया नील खेती प्रणाली के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने वह आंदोलन किया था। अब पूछेगा नमक कानून कब हुआ था साथियों, 1930 में, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ, आपका जवाब कमेंट में, ठीक है ना। और मैं कहूंगा साथियों, आप अपना एग्जाम डेट एक बार कमेंट में बता दोगे, आपका परीक्षा तिथि कब पड़ा है, किस डेट को पढ़ा है, ये भी बता दीजिए। और साथ में कौन सा सेंटर पर पढ़ा है ये भी साथ में बता दोगे, तो कोई कोई बच्चा का मिलेगा तो आपसे संपर्क कर लेगा, ठीक है। किसी किसी बच्चे का ज्यादातर तो मैं सुन रहा हूँ कि पटना गया है, हाजीपुर गया है, ऐसे, ठीक है ना। आप लोग बता दीजिए आपका कहाँ पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किस वर्ष हुआ था साथियों, बिल्कुल सही करोगे। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखोगे। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा, इसका मुख्यालय आपका कहाँ में हो जाएगा, मुंबई में, आप याद रखोगे, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, मुंबई में, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, पूछेगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में, आप याद रखोगे। जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर जुड़ने से फायदा ये होगा, सबसे पहले जो भी रोजाना क्लास होगा साथियों बिहार डिलेट का, तो सबसे पहले आपको ग्रुप में पता चलेगा। जो भी पीडीएफ रहेगा सबसे पहले ग्रुप में डाल दिया जाएगा। जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले ग्रुप में पता चल जाएगा। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आप क्या करोगे साथियों, इस पर आप, हाँ, इस पर आप बिहार डिलेट लिखकर मैसेज करोगे। इस पर आप क्या करोगे, बिहार डिलेट लिखकर मैसेज करोगे। फिर मेरे तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यह जुड़ने का एक प्रक्रिया है जहां पर वैकेंसी ये सब आपको पता चलते रहेगा, ठीक है ना। तो चलो, यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया। फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि क्लास बहुत ही जरूरी है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, सभी बच्चे को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वह किस देश का है, तो हमारा भारत अपना भारत का है, ठीक है, याद रखोगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब पूछेगा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बिल्कुल सही करोगे, 395 अनुच्छेद हैं संविधान में। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं साथियों, 395 अनुच्छेद हैं, आप याद रखोगे। चलो, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, क्या सही करोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, आप बिल्कुल सही करोगे। सुंदर वन जो है यह पश्चिम बंगाल में है, कहाँ में है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। सुंदर वन कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, मतलब यहाँ पर एक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी है, ठीक है, आप याद रखोगे। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में क्या रखा जाता है, तो रॉयल टाइगर रखा जाता है, ठीक है। मतलब पूछेगा रॉयल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, रॉयल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाता है, आप याद रखोगे। ये कहाँ में है, पश्चिम बंगाल में। या यहाँ से भी सवाल बनता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ में है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है साथियों, आरटीआई सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था साथियों। इसके तहत आप किसी से भी जो भी सरकारी काम हो रहा है आप वहां पर जाकर सूचना ले सकते हैं, सभी का अधिकार है, ठीक है। तो ये नियम पारित जो हुआ था 2005 में पारित हुआ था, आप याद रखोगे। ये कब पारित हुआ था, 2005 में, सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू हुआ था, ठीक है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 में, आप याद रखोगे साथियों, ठीक है। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए, ठीक है। हम आपको एग्जाम तक कितना क्लास करवा देंगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया सिलेक्शन फिर भी हम आपको दिलवा कर रह जाएंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, क्योंकि यहाँ पर आपका बड़ा भैया हम हैं जो आपको डेली क्लासेस देंगे, जो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। लास्ट समय में आप ज्यादा पढ़ाई नहीं करो, ठीक है, सिलेबस अब आप सिर्फ सेट लगाओ क्योंकि यहीं से आपका नंबर बढ़ेगा। चलो, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिल्कुल सही करोगे। कोसी नदी को बिहार का, सौरव ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में हूबहू ये सवाल छपने वाला है साथियों, ठीक है ना। और पूछेगा कि कोसी नदी आखिर निकलता कहाँ से है, आप बिल्कुल सही करोगे। जो कोसी नदी है ये निकलता है नेपाल के गोसाई थान से, कहाँ से निकलता है, नेपाल के गोसाई थान से निकलता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है,
बिल्कुल सही करोगे। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ में स्थित है साथियों? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ में स्थित है? काठमांडू में। आप याद रखोगे, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसका स्थापना 1885 में हुआ था, आप याद रखोगे। और टोटल सार्क में 8 देश शामिल हैं। सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8 देश, आप याद रखोगे। इसका स्थापना 1885 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आप लोग भी जवाब देते चलोगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है साथियों? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ए बिल्कुल सही करेंगे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है, रबी फसल जो है वह किस महीने में बोई जाती है? आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे। जो रबी फसल है वह अक्टूबर और नवंबर महीने में बोया जाता है। वह कौन महीने में? अक्टूबर और नवंबर महीने में बोया जाता है, आप याद रखोगे। अक्टूबर और नवंबर महीने में बोया जाता है, आप याद रखोगे। रबी फसल आप सभी को पता होगा। चलो 16 नंबर सवाल है, यंग इटली का स्थापना किसने किया था साथियों? आपके पेपर में सवाल बनेगा। यंग इटली का स्थापना आप बिल्कुल सही करोगे, मेजिनी ने किया था। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मेजिनी ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में। आप याद रखोगे कब किया था? 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना मेजिनी ने किया था, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आपका अगला सवाल है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपका आयु कितना होना चाहिए? आपका आयु होना चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो आपका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, अगर आपको वोट देना है, मतदान करना है, तो आपका आयु होना चाहिए 18 वर्ष। ठीक है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में ये सारे पूछे जाने वाले सवाल है साथियों। राष्ट्रपति वाला पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो 35 वर्ष चाहिए। आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइएगा, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। देखते हैं कौन सा बच्चा इसको सही करता है। मान लीजिए ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, तो क्या सही करोगे साथियों? गुजरात। क्या सही करोगे? गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या करोगे? सी सही करोगे। ठीक है, और इसका लंबाई पूछेगा कि तट रेखा की लंबाई कितनी है। गुजरात का जो सबसे लंबा तट रेखा है उसका लंबाई कितना है? 1214 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 1214 किलोमीटर। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में छपेगा, योजना आयोग को बदलकर किस वर्ष नीति आयोग बनाया गया था? सबसे पहले ये बहुत जरूरी सवाल है, आपके पेपर में हर साल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम योजना आयोग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था, आप याद रखोगे। ये पूछ रहा है कि इसको बदलकर नीति आयोग कब बनाया गया? तो 2015 में उसी उसी योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, आप याद रखोगे। इसका अध्यक्ष पूछता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आप याद रखोगे। चलो आपका 20 नंबर सवाल है साथियों, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? आपको बताना है। और क्लास आपको कैसा लग रहा है साथियों, एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि इसमें कुछ सुधार करना चाहिए या नहीं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था साथियों? बिल्कुल आपका आना चाहिए बाइबल। सबसे पहले जो गुटेनबर्ग ने पुस्तक की छपाई किया था उसका नाम क्या था? बाइबल। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सवाल छपे जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमने उसको क्या बोलते हैं, सोशल स्टडीज का 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब अपना टारगेट बताओ। अब अपना टारगेट बताओ, 20 में से आपका कितना प्रश्न यहाँ पर सही हुआ? हमने 15 का टारगेट लेकर चला था। क्या आपका 15 प्रश्न सही हुआ? जितना सही हुआ कमेंट में बताइए। अब हम लोग चलते हैं हिंदी की ओर साथियों, जो कि आपके पेपर में सवाल बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एकदम हिंदी के 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे और सारे वैसे सवालों को कवर करेंगे जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसमें भी टारगेट आप लेकर चलना है 20 प्लस प्रश्न सही करने का। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, चतुर्भुज में कौन सा समास है? बिल्कुल सही करोगे। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? तो जब भी भगवान का नाम आ जाए वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज अर्थात विष्णु होता है। ठीक है, जिसका 4 भुजा हो तो उसको हम लोग विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु कहते हैं। ठीक है ना, आप याद रखोगे। यहाँ पर क्या कहते हैं उसको? विष्णु। ऐसे चतुर्भुज सबसे पहले दिग्गु समाज के अंतर्गत आना चाहिए था। चतुर्भुज किसके अंतर्गत आना चाहिए था? दिग्गु समाज के अंतर्गत आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में दिग्गु समास नहीं है साथियों। तो हम लोग सही करेंगे? बहुब्रीहि समास सही करेंगे। कैसे सर, बता दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, चतुर्भुज जो है जिसमें संख्या आ जाए, वह दिग्गु समास। जैसे में चतुर्भुज तो 4 इसमें आ रहा है ना, चतुर्भुज मतलब समझ रहे हैं 4, तो दिग्गु समास। जैसे में
नेत्र, तो तीन उसमें आ रहा है, जैसे में पंचवटी, तो ये सब दिग्गु समास जिसमें संख्या का नाम आ जाए वो दिग्गु समास, इसमें भी आ रहा था तो दिग्गु समास, लेकिन ऑप्शन में दिग्गु समास नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपका दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा साथियों। चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार भुजा वाला था, चार भुजा वाला कौन होता है? विष्णु होते हैं, तो विष्णु कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगर दिग्गु रहता तो ऑप्शन वही बिल्कुल करेक्ट होता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मान लीजिए ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है, आप क्या सही करोगे? ठीक है, बताइए तो कौन सा सही लिखा हुआ है आपके पेपर में? सवाल ऐसा, एक सवाल फिक्स है, कौन सा यहाँ पर सही लिखा हुआ है? दो 22 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए, तो फटाफट सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। कवित्री, कौन सा कवित्री सही लिखा हुआ है? तो क व इत्री, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है बाबू वही बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पर देख लो, कवित्री इस प्रकार से जो लिखा हुआ है वही बिल्कुल आपका सही होगा आपका। चलो, आपका 23 नंबर सवाल है साथियों, संधि के मुक्तक कितने भेद होते हैं? आपको बताना है संधि के मुक्तक कितने भेद होते हैं, बिल्कुल सही करोगे। संधि के मुक्तक आपका तीन भेद होता है। कितना भेद होता है? तीन भेद। पहला स्वर, पहला क्या होगा? स्वर संधि। संधि के मुक्तक तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। याद रखोगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही करेंगे। हिंदी में ऐसा एक सवाल फिक्स है साथियों, बनेगा तो बनेगा ही, ठीक है। चलो, आपका अगला सवाल चलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? कमेंट में बता सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल, उत्पत्ति के आधार पर, या इसी को हम लोग स्रोत भी कहते हैं, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद। जैसे में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनते हैं साथियों। चलो, और यहाँ पर एक उत्पत्ति एक हो गया ना, एक रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, आप याद रखोगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के, रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के। आपका अगला सवाल, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज का लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जो सब कुछ जानता हो, ये पेपर में एक सवाल फिक्स है, ऐसा एक सवाल हर साल के पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे साथियों? सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ रहा है, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो बिल्कुल राइट है, ठीक है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ, जो कम जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है, आप याद रखोगे, जो कम जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। चलो, लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? अगर यहाँ पर समाज से सब पूछता तो वहां एक अलग बात हो जाता, लेकिन यहाँ पर लंबोदर का पूछ रहा है कि किस प्रकार का शब्द है। तो सबसे पहले लंबोदर का हम लोग संधि विच्छेद करके देखेंगे साथियों। लंबा प्लस में उदर, लंबा प्लस में उदर, यहाँ पर एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को, तो एक विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है गणेश जी, मतलब विशेष एक अर्थ है, तो ये आपका हो जाएगा साथियों योग रूढ़। क्या हो जाएगा? योग रूढ़। आप बिल्कुल सही करोगे, यह जो हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसको हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे में चक्रपाणी, तो चक्रपाणी भी क्या हो जाएगा? योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वह विष्णु जी को दर्शा रहा है, ठीक है। चलो, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? यहाँ से भी एक सवाल फिक्स है, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप बिल्कुल सही करोगे, मदद करने से साफ मना करना। जैसे में आप कोई आपसे मदद मांग रहा है और उसको कहें कि नहीं हम मदद नहीं करेंगे, तो मतलब आप साफ उसको मदद करें, अंगूठा दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो, अगला सवाल चले। हाँ बिल्कुल, चलिए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? बताइएगा। संधि विच्छेद से एक सवाल तो फिक्स है, फिर भी आप यहाँ पर बता दोगे सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस में उदय। क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस में उदय। क्या होना चाहिए? सूर्य प्लस में उदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस में उदय। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सवाल हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। सूर्य प्लस में उदय, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल सही कर रहे होंगे, ठीक है। और ये पूछेगा कि कौन सा संधि है, तो ये गुण स्वर संधि है। ये कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है साथियों? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? आप बिल्कुल सही करोगे, यह रति है। अस्थायी भाव इसका क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आपको इसको समझा तो देंगे, लेकिन यहाँ से मात्र एक से दो प्रश्न बनता है, इसमें आप दिमाग और भी खराब होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप डायरेक्ट आंसर याद रखोगे। ये वाला सवाल ज्यादातर पूछता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ठीक है। चलो,
कनक कनक ते 100 गुनी। जब भी इस प्रकार से वाक्य रहे जिसमें 2 बार कोई शब्द का जिक्र हो जाए, वह आपका यमक अलंकार होता है। जैसे में कनक कनक, यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन 2 बार शब्द का जिक्र हो जाएगा, वह यमक अलंकार हो जाएगा। आप इतना याद रखना, ठीक है। चलो, आपका 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब हिंदी के बिगड़े हुए रूप को, नहीं, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। एक आपका तत्सम होता है। तत्सम संस्कृत जैसा जो रूप रहता है उसको तत्सम कहते हैं। जैसे में संस्कृत वाला जो शब्द लगेगा कि वो तत्सम हो जाएगा। जैसे में अग्नि, ये संस्कृत जैसा आपको शब्द लग रहा है? बताइए तो। ठीक है, अग्नि आपको क्या हो जाएगा? तत्सम। दुग्ध, ये भी संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है, तत्सम हो जाएगा। सूर्य, ये भी आपका संस्कृत जैसा शब्द, तत्सम। लेकिन आग जो है से बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है, तो ये तद्भव के अंतर्गत आ जाएगा। आग किसके अंतर्गत आएगा? तद्भव के अंतर्गत आएगा। मतलब यहाँ पर तद्भव कौन सा हो जाएगा? आग हो जाएगा, ठीक है। चलो, अंधे की लाठी, अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? आपका जवाब कमेंट में। अंधे की लाठी, इसका मतलब है एकमात्र सहारा होना। जैसे में अभी आप लोग जो है अपने मम्मी पापा का अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। और अपना एग्जाम सेंटर भी बताइएगा कमेंट में सभी बच्चे, ठीक है। चलो, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा साथियों? आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आप बिल्कुल सही करोगे। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए तो। आकाश को जलद बोलेंगे? नहीं, जलद हम लोग किसको बोलते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? बादल को बोलते हैं। जलद हम लोग किसको बोलते हैं? बादल को। तो यहाँ पर नहीं होगा, आकाश का पूछ रहा है। गगन होगा तो हाँ बिल्कुल आकाश को हम लोग गगन बोल सकते हैं। पावक का क्या होता है? आग होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पावक, अगर आग रहता तो यहाँ पर हम लोग पावक सही करते हैं। दिनकर किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा साथियों? अस्थावर का उल्टा पूछा है, तो सबसे पहले अस्थावर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एक जगह स्थिर रहने वाला को अस्थावर बोलते हैं, और उसका उल्टा हो जाएगा चलने फिरने वाला। जो एक जगह स्थिर है उसको अस्थावर, तो उसका उल्टा चलने वाला, तो चलने वाला को जंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चेतन तो होगा नहीं, चंचल तो होगा नहीं, जड़ नहीं होगा, ठीक है। आप इतना भी ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं? आपको बताना है कि स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं साथियों। बिल्कुल सही करोगे, 5। कितने होते हैं? 5। पांचों का अगर नाम यहाँ पर हम बताना चाहेंगे तो अ, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन संधि और अयादि संधि, ठीक है। आप याद रखोगे। चलो, 5 सिर्फ याद रखोगे। तरना तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार से तो ऐसे एक प्रश्न फिक्स रहता है, यहाँ पर हम एक आइडिया आपको इस एग्जाम के टाइम बता देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए अनुप्रास अलंकार। कौन सा होना चाहिए? अनुप्रास अलंकार। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब एक थोड़ा सा ट्रिक टाइप का आपको, जिसमें तय आ जाए। सभी में देखिए एक ही शब्द मिल रहा है, तो ऐसा जो शब्द रहेगा वो अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलो, कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? बताइएगा, कारक के कितने भेद होते हैं? आप बिल्कुल सही करोगे, 8 भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद आप याद रखोगे। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ऐसे होता है, ठीक है। आप याद रखोगे। चलो, 38 नंबर सवाल है कि प्रत्यय, प्रत्यय शब्द कहाँ जोड़ता है? आपको बताना। प्रत्यय जो शब्द है, यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए। एक सवाल आपके पेपर में फिक्स है साथियों, ठीक है। प्रत्यय शब्द कहाँ जोड़ता है? शब्द के पहले नहीं, शब्द के अंत में जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। शब्द के पहले जुड़ने वालों को क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। शब्द के पहले जुड़ने वालों को क्या बोलते हैं साथियों? उपसर्ग बोलते हैं। और पीछे जुड़ने वालों को, शब्द के अंत में जुड़ने वालों को प्रत्यय। अब यहाँ पर हम एक सिंपल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसका बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। अभिमान, अभिमान में कौन सा प्रत्यय है? कोई बच्चे बता सकते हैं? कमेंट में बताइएगा, अभिमान में कौन सा प्रत्यय है। यह सवाल आपके लिए, ठीक है। चलो, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद दोबारा आपका रिपीटेड यहाँ पर हो गया, मतलब संधि विच्छेद से ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। सबसे पहले तो क्लियर करो कि पवन जो होगा वह स्वर संधि होगा। अब इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो पो प्लस में अन, क्या आना चाहिए? पो प्लस में अन मिलकर क्या बनेगा? पवन। पो प्लस में अन मिलकर क्या बनेगा? पवन। याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा साथियों, ठीक है। चलो,
40 नंबर आपका सवाल है, दयालु शब्द में कौन सा संज्ञा है? आपको बताना है दयालु शब्द में कौन सा संज्ञा। साथियों आप बिल्कुल सही करोगे, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। ये भाव बता रहा है कि वह आदमी कैसा है, दयालु है। तो यहाँ पर दयालु क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू ये सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो जातिवाचक की बात करेगा तो गाय, ये सब हो जाएगा, आप याद रखना। 41 नंबर आपका सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा साथियों? अश्रु मतलब आंसू, क्या होता है, आंसू। अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। अश्रु मतलब क्या होता है, आंसू। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल हुबहू ये देखने को मिलेगा। चलो 42 नंबर सवाल है साथियों, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार। यह एक प्रकार का अभिभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अभिभाव समास। यथा जिसमें लगा रहे, एक बार आपको हम बताए थे, यथा लगा रहे या एव लगा रहे, वो सब अभिभाव समास होता है। ठीक है, चलो 43 नंबर आपका सवाल है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों? वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल यहाँ से हुबहू देखने को मिलेगा। चलो, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या है? जिसका उपमा न दिया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर सवाल, आज का आखिरी सवाल, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मतलब हम लोग क कहाँ से बोलते हैं, या क वर्ग जो क ख ग घ अ आता है वो कहाँ से बोलते हैं? ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं कंठ से। कहाँ से बोलते हैं साथियों? कंठ से बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंठ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। अगर आपका भी 8 जून से लेकर 22 जून के बीच में पेपर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका इतना मदद किया जाएगा जिससे आपका सरकारी कॉलेज मिलने का संभावना हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।